हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग रॉबर्ट ई पार्क या जिन्हें हम लोग रॉबर्ट एजरा पार्क के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जहाँ तक रॉबर्ट ई पार्क की बात है तो हम सभी को जो मेजरली इनके बारे में जानते हैं या पता है वो है अर्बन सोशियोलॉजी अर्थात नगरीय समाजशास्त्र। नगरीय समाजशास्त्र में इनका कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं या जो भी हमें पता है वो यही पता है। साथ में एक इनका कॉन्सेप्ट दिया गया है ह्यूमन इकोलॉजी का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये रॉबर्ट एजरा पार्क का है। और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जो लास्ट लेक्चर था जिसमें रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में हम लोग चर्चा किए तो उसमें भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि रॉबर्ट एजरा पार्क जो थे वो रॉबर्ट रेडफील्ड के ससुर थे, यानी कि रॉबर्ट रेडफील्ड जो हैं वो इनके सन इन लॉ रहे हैं, दामाद रहे हैं। और वो भी शिकागो स्कूल से काफ़ी हद तक संबंधित रहे। तो आज हम लोग रॉबर्ट एजरा पार्क के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रहे सोशियोलॉजी में, अदर देन जो कि हम लोग नगरीय समाजशास्त्र को समझते हैं उससे भी अलग हट के इनके और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं जिनसे हम लोग अनजान हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। साथ ही इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं और हम लोग समाजशास्त्र में एक थिंकर की यदि बात करें, विचारक की बात करें, तो रॉबर्ट एजरा पार्क को क्यों पढ़ते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग इनके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कंटेंट जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है जब हम लोग बाईलिंगुअल करते हैं। तो मेरा मेन फोकस होता है कि हिंदी जो भाषी स्टूडेंट्स हैं वो उन पे फोकस होता है, तो मैं मैक्सिमम जो लेक्चर्स है वो हिंदी में ही प्रोवाइड कराती हूँ। बट आप लोगों के इस बीच में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैम प्लीज़ आप इसको जो भी लेक्चर होते हैं उनको बाईलिंगुअल कर दीजिए, इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराया करिए। तो मेरे साथ क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि एक थिंकर पे कम से कम 20-20 पेज 30-30 पेज मुझे तैयार करना पड़ता है। तो लेक्चर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है जितना कि मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ कि जो आज का लेक्चर है वो दोनों लैंग्वेज के कंटेंट अवेलेबल हैं। हिंदी में भी कंटेंट अवेलेबल है रॉबर्ट ई पार्क पे और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हिंदी में करेंगे। बाकी जो है इंग्लिश के जो कंटेंट है वो मैं आप लोगों को इसी लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप लोग चाहिए तो खुद से समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बाद में यदि कोई डाउट है तो आप लोग क्वेरी भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये विकिपीडिया से मैंने लिया है स्क्रीनशॉट। तो ये जो कंटेंट है वो इनकी एक ब्रीफ डिटेल बताता है। यहाँ पे आप लोग रॉबर्ट एजरा पार्क की इमेज देख सकते हैं। बॉर्न ये हुए थे फरवरी 14, 1864 में हार्वे विलेज, लजर्ने काउंटी करके है, पेंसिल्वेनिया यूएस में। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो फरवरी 7, 1944 79 के एज में नसविले टेनेसी यूएस में हुआ था। ओके, अल्मा मीटर की बात करें यानी कि इनका जो एक मेजर किस यूनिवर्सिटी से संबंध रहा तो हैडेलबर्ग यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, फ्रेडरिक विल्हेम यूनिवर्सिटी। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि हम इन्हें आखिर में किसके लिए जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पहला पॉइंट जो देख रहे हैं ह्यूमन इकोलॉजी, रेस रिलेशंस के लिए भी हम इन्हें जानते हैं। जो प्रजातियां होती हैं विभिन्न और उनमें क्या संबंध होता है, तो रेस रिलेशंस का कॉन्सेप्ट भी रॉबर्ट एजरा पार्क के द्वारा दिया गया है, जो कि आई थिंक हम लोगों में से बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा। कलेक्टिव बिहेवियर के कॉन्सेप्ट के लिए भी इनको जाना जाता है। स्पाउस इनकी क्लारा काइल रही हैं, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। साइंटिफिक कैरियर इनका क्या रहा है ये हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो मेजरली ये जिस फील्ड से जुड़े रहे वो है सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी। आई थिंक इससे भी आप लोग बहुत ज़्यादा
परिचित नहीं होंगे, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी के बारे में मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता था कि रॉबर्ट एजरा पार्क जो है वो क्रिमिनोलॉजी से भी संबंधित है, लेकिन ये अपराध शास्त्र जो है या क्रिमिनोलॉजी है उसमें भी इनका काफ़ी कुछ अध्ययन रहा है। ये किस इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे, अर्थात किस इंस्टीट्यूट में इन्होंने अपना अध्यापन का कार्य किया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो यहाँ पे एक फैक्ट यही निकल के आता है कि ये शिकागो स्कूल से जुड़े हुए हैं। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है टस्केगी इंस्टीट्यूट। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। डॉक्टरल एडवाइज़र इनके कौन थे, तो ये हैं विल्हेम विंडलबैंड, जिनको हम लोग समाजशास्त्र में पढ़ते भी हैं, अल्फ्रेड हैटनर। डॉक्टरल स्टूडेंट्स इनके कौन कौन रहे, तो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, हार्वर्ड पी बेकर और रोड्रिक डी मैकेंजी। तो ये कुछ इनका ब्रीफ डिटेल था, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ब्रीफली हम लोग इनका एक ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं। अब इनको हम लोग डिटेल में थोड़ा समझेंगे। ओके, रॉबर्ट एजरा पार्क, जिनका अगर हम लोग जीवन काल देखें तो 14 फरवरी 1864 से 7 फरवरी 1944 रहा है। एक अमेरिकी शहरी समाजशास्त्री अर्थात अर्बन सोशियोलॉजिस्ट थे, जिन्हें शुरुआती अमेरिकी समाजशास्त्र में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक माना जाता है। पार्क समाजशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने इसे एक निष्क्रिय दार्शनिक अनुशासन से, यानी कि जो हम एक ये कहें कि थ्योरी बेस्ड या एक फिलोसॉफिकल टाइप की बातों को हम लेके चलते हैं कि समाज ऐसे चलता है, समाज वैसे चलता है, ऐसा होना चाहिए, इन सब से हटते हुए जो रॉबर्ट एजरा पार्क हैं, उन्होंने मानव व्यवहार के अध्ययन में निहित एक सक्रिय अनुशासन में बदल दिया। किसको? समाजशास्त्र को। उन्होंने शहरी समुदायों, नस्ल संबंधों के अध्ययन और अनुभवजन्य रूप से आधारित शोध विधियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से अपराध विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभागी अवलोकन, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 1905 से 1914 तक पार्क ने टस्केगी इंस्टीट्यूट में बुकर टी वाशिंगटन के साथ काम किए थे। टस्केगी के बाद उन्होंने 1914 से 1933 तक शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाया। पार्क को मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी, नस्ल संबंध यानी रेस रिलेशंस, मानव प्रवास, सांस्कृतिक आत्मसात, सामाजिक आंदोलन और सामाजिक अव्यवस्था में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में परिभाषित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई और इस धारणा को चुनौती दी कि समाजशास्त्र एक नैतिक विज्ञान है। तो पहले जो फिलोसॉफिकल बातें होती थी उसमें क्या होता था, यही होता था कि जो समाजशास्त्र है वो एक नैतिक विज्ञान है। इस अवधारणा को चुनौती देते हुए रॉबर्ट एजरा पार्क कहते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र जो है वो एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में हमें दिखाई देता है। इन्होंने समाजशास्त्र को आखिर में किस रूप में परिभाषित किया है उसको हम लोग समझेंगे, और ये पॉइंट जो है वो ज़रूर आप लोग नोट डाउन करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही कोट पूछ दिए जाते हैं और पूछ दिया जाएगा कि ये समाजशास्त्र की परिभाषा किस विचारक के द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं की जांच करने की एक विधि होती है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को किसी प्रकार के स्थायी कॉर्पोरेट अस्तित्व समाज में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ओके, इनके जो प्रारंभिक जीवन है उसको हम लोग समझेंगे। आखिर में इसकी क्या ज़रूरत होती है, तो मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटेंट जो होते हैं उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट अगर हम लोग किसी जब पर्सनालिटी को समझते हैं, किसी व्यक्तित्व को हम लोग जब समझते हैं, तो हमें उसकी पूरी जीवन का जो एक कैसा टाइम बीता है, उनके अपने जीवन के क्या अनुभव रहे हैं, उनका अपना प्रारंभिक जीवन जो है वो कैसे बीता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को तभी समझ पाते हैं या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को तभी समझ पाते हैं जब हम उसकी पूरी लाइफ टाइम की ओवरव्यू को देखते हैं या समझते हैं।
क्योंकि जब एक कोई भी व्यक्ति होता है, बचपन से वो जिस माहौल में पला बढ़ा होता है, जिस तरीके का परिवेश उसे मिलता है, उसी तरीके से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जिस तरीके से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वैसी ही उसकी अपनी जो विचारधारा निकल के आती है, अवधारणाएं निकल के आती हैं, वो उनसे प्रभावित होती हैं। तो प्रारंभिक जीवन में हम लोग देखेंगे रॉबर्ट ई पार्क का जन्म 14 फरवरी 1964 को हार्वेविले, लुजन काउंटी, पेंसिल्वेनिया में माता पिता हीराम आशा पार्क और थियोडोसिया वार्नर पार्क के घर पे हुआ था। उनके जन्म के तुरंत बाद पार्क परिवार जो है वो रेड विंग, मिनेसोटा में चला गया था। अब रेड विंग क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताया गया है। पार्क अपने पहले 18 वर्षों तक रेड विंग में रहे थे। यहाँ पे एक फैक्ट और निकल के आता है कि अमेरिकी उपन्यासकार हैमलिन गारलैंड द्वारा छद्म नाम, यानी इसे सूडोनेम कहते हैं, किसी को ऐसे ही जैसे हम किसी नाम से पुकारते हैं तो एक सूडोनेम दिया जाता है। और ये जो सूडोनेम होता है या छद्म नाम होता है, ये खास करके किसी व्यक्ति द्वारा किसी को दिया जाता है जिस नाम से वो उसे बुलाता है। लेकिन इसमें जो सूडोनेम के लिए स्पेशली होता है, वो किसी लेखक या उपन्यासकार के द्वारा यदि कोई नाम दिया जाता है तो उसे सूडोनेम कहा जाता है। तो ये जो रॉबर्ट इजरा पार्क हैं, उनको ये मिडिल बॉर्डर के नाम से पुकारते थे। ये नाम दिए जाने का कारण क्या था, तो ये हम लोग देखेंगे। रेड विंग अप्रवासियों का एक छोटा सा शहर था और मिड वैकेंटन उत्तरी मिसिसिपी नदी के किनारे चट्टानों और घाटी में स्थित था। ग्रामीण क्षेत्र उपजाऊ है और मिनेसोटा अमेरिकी पश्चिम में पूर्वी तट औपनिवेशिक निवेश के लिए एक कारपोरेट चौकी के रूप में कार्य करता है। पार्क का गृह नगर जो है वो उत्तर में पास के ट्विन सिटीज और पूर्व में शिकागो से बजरा रिवर बोट और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मिडिल बॉर्डर के नाम से ये कहेंगे पुकार का नाम, या जिसे हम प्यार से बुलाते हैं, तो ये जो नाम है ये अमेरिकी उपन्यासकार हैमलिन गारलैंड के द्वारा रॉबर्ट इजरा पार्क को दिया गया था। लेखन के प्रति पार्क का प्रेम और सामाजिक मुद्दों, विशेषकर शहरों में नस्ल से संबंधित मुद्दों के प्रति उनकी चिंता ने उन्हें पत्रकार बनने के लिए प्रेरित किया। फ्रैंकलिन फोर्ड और पार्क ने थॉट न्यूज, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नामक एक समाचार पत्र की योजना बनाई थी कि हम लोग एक थॉट न्यूज़ के नाम से एक समाचार पत्र जो है वो पब्लिश करेंगे जो जनमत की रिपोर्ट करेगा। हालांकि यह कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ, फिर भी पार्क ने एक पत्रकार के रूप में अपना कैरियर जो है वो बनाया। 1887 से लेके 1898 तक पार्क ने डेट्रॉयट, डेनवर, न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो और मिनियापोलिस में एक पत्रकार के रूप में काम किया था। तो ये एक जर्नलिस्ट के रूप में भी अपना कैरियर कुछ समय तक व्यतीत किए थे। एक रिपोर्टर के रूप में पार्क के अनुभव ने उन्हें समाचार पत्र के सामाजिक कार्य का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, राय के एक अंग के रूप में नहीं कि हम अपने विचार दे रहे हैं, बल्कि वर्तमान घटनाओं के रिकॉर्ड के रूप में। अपने समाचार पत्र कैरियर के अंत में पार्क इस विचार से निराश हो गए कि समाचार पत्र की जो रिपोर्टिंग होती है वो अकेले ही सामाजिक मुद्दों को हल कर सकती है। तो ये चूँकि जर्नलिस्ट ही इसीलिए सोच के बने थे कि हम शायद जो भी सामाजिक मुद्दे हैं या जो जनता की समस्याएं हैं उनको हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे या दिखा सकेंगे। लेकिन ये जब अपना समाचार पत्र का कैरियर एंड कर रहे थे तो उस समय वो इस बात से निराश हो चुके थे कि हमें नहीं लगता है कि जो समाचार पत्र की रिपोर्टिंग है ये सिर्फ अकेले ही सामाजिक मुद्दों को हल कर सकती है, बल्कि हमें कुछ और भी रास्ते अपनाने पड़ेंगे। इनकी शिक्षा के हम लोग देख लेते हैं। पार्क ने सबसे पहले मिनेसोटा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मिनेसोटा विश्वविद्यालय में उनकी सफलता के कारण उनके पिता ने प्रतिष्ठित मिशिगन विश्वविद्यालय में रॉबर्ट को आगे की शिक्षा बढ़ाने में निवेश करने की पेशकश की। मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद पार्क ने विज्ञान का अध्ययन करने के बजाय भाषा विज्ञान का अध्ययन करने का
फैसला किया। उनके प्रोफेसर कैल्विन थॉमस ने उन पर बहुत प्रभाव डाला। उन्हें अपने दिमाग का विस्तार करने और अपने पाठ्यक्रमों में प्रस्तुत अवधारणाओं का गहराई से अनुसरण करने की चुनौती दी। जॉन डेवी का भी पार्क पर कॉलेज के दौरान बहुत गहरा प्रभाव था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि रॉबर्ट एजरा पार्क पे किन किन विचारकों के प्रभाव पड़े थे, तो जिसमें एक नाम जो है वो जॉन डेवी का आता है। कॉलेज के दूसरे वर्ष में पार्क ने डेवी के तर्कशास्त्र के पाठ्यक्रम को लेने के बाद इस बार दर्शन शास्त्र में अपना प्रमुख विषय बदलने का फैसला किया। पार्क ने कहा कि कॉलेज जाने में उनकी रुचि मूल रूप से पूरी तरह से व्यावहारिक थी। मूल रूप से उनका जो इरादा था वो इंजीनियरिंग करने का था, लेकिन जब उन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम लेने शुरू किए तो वास्तव में उन्हें ये आकर्षित करते थे, तो उनकी मानसिकता जो है वो बदल गई और फिर वो जो एक इंजीनियरिंग करने का इरादा था वो बदल दिए थे। वह अपने पिछली शिक्षा के दौरान दिए गए सुरक्षित ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संदिग्ध और अज्ञात के क्षेत्र की खोज करने की धारणा से बेहद मोहित थे। दर्शन शास्त्र का छात्र बनने के बाद पार्क वर्तमान में दुनिया और मनुष्य द्वारा सोचे और किए गए सभी कार्यों के बारे में अधिक जानने की उत्सुकता से ग्रस्त हो गए कि आखिर में जो ये आज के करंट में टाइम में जो ये हमें वर्ड दिखाई दे रहा है और लोग किस प्रकार से सोचते हैं, कैसे अपने कार्य करते हैं, इन कार्यों को अंजाम देते हैं, तो इन सभी चीज़ों को जानने की उत्सुकता जो है ये पार्क के मन में उठती है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनका भविष्य का कार्य जो मुख्य रूप से विभिन्न वातावरणों में मानव के व्यवहार पर केंद्रित था, यह साबित करता है कि यह खोजपूर्ण मानसिकता उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उनके साथ बनी रही। मिशिगन विश्वविद्यालय में पार्क स्कूल समाचार पत्र ये था द आर्गोनॉट में शामिल थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है रॉबर्ट एजरा पार्क से कि द आर्गोनॉट जो समाचार पत्र है इससे किसका संबंध है, तो ये रॉबर्ट एजरा पार्क हैं। उन्होंने अपने कनिष्ठ वर्ष में एसोसिएट एडिटर और वरिष्ठ वर्ष में यानी कि जो फर्स्ट ईयर था और नेक्स्ट ईयर था में प्रबंध संपादक का पद संभाला। उन्होंने मिस अप्रहेंशन और रियलिस्टिक टेल ए ला हेनरी जेम्स शीर्षक से एक व्यंग्यात्मक लेख लिखा। द आर्गोनॉट में उन्होंने जो संपर्क बनाए वे बाद में उन्हें मिनियापोलिस समाचार पत्र में रिपोर्टर के रूप में नौकरी दिलाने में सहायक सिद्ध हुए। पार्क ने 1887 में मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लिया। उन्होंने 1899 में हार्वर्ड से एमए अर्जित किया। स्नातक करने के बाद वे फ्रेडरिक विल्हेम विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जर्मनी चले गए। उन्होंने 1899 से 1900 में तक में बर्लिन में जॉर्ज सीमेल के साथ दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक नाम और आता है जिससे कि ये प्रभावित नज़र आते हैं और वो हैं जॉर्ज सीमेल, जिनको कि हम लोग समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। पार्क ने सीमेल के साथ जो 3 पाठ्यक्रम लिए वे उनके समाजशास्त्रीय प्रशिक्षण का अधिकांश हिस्सा थे और पार्क ने सीमेल के इस विश्वास को अपनाया कि आधुनिकता शहर में सबसे अधिक मूर्त रूप में व्यक्त होगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करें तो सीमेल को आप लोग देखें तो इनकी भी द सिटी करके बुक है और शहरों पे काफ़ी कुछ अध्ययन रहा जॉर्ज सीमेल का और इन्हीं से काफ़ी कुछ प्रभावित रॉबर्ट एजरा पार्क भी दिखाई देते हैं। सीमेल के कार्य द फिलॉसफी ऑफ मनी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक और संबंधित छोटे निबंधों ने पार्क के भविष्य के लेखन को प्रभावित किया। बर्लिन में यह वह पढ़ाई थी जिसने पार्क को स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय जो कि 1900 ईस्वी के में एक सेमेस्टर बिताने के लिए प्रेरित किया और फिर 1903 में विल्हेम विंडलबैंड और अल्फ्रेड हेटनर के तहत हिडलबर्ग में दर्शन शास्त्र से पीएचडी की उपाधि इन्होंने
प्राप्त की और जिसका शीर्षक था मैसे एंड पब्लिकम। तो ये करके ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनके पीएचडी का टॉपिक था। सॉरी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैसे एंड पब्लिकम इन मेट्रोलॉजी से एंड सोशियोलॉजी से अनसुंग। तो जिसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें, चूंकि ये जर्मन में था, भीड़ और जनता एक पद्धतिगत और समाजशास्त्रीय अध्ययन, ये हिंदी में इसका नाम है। इसके बाद पार्क बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जर्मनी गए। उन्होंने स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर के लिए दाखिला लिया और कुछ वर्षों तक जासिमिल के साथ हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1904 में ये पीएचडी अपनी अर्जित करते हैं। व्यावसायिक जीवन की यदि बात करें तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि एज अ जर्नलिस्ट अपनी लाइफ स्पेंड किए थे। तो पार्क ने 1887 में मिनियापोलिस में जर्नलिंग के साथ अपना कैरियर शुरू किया। तब से 1898 के बीच उन्होंने 1898 में हार्वर्ड में भाग लेने तक डेट्रॉयट, डेनवर, न्यूयॉर्क और शिकागो में समाचार पत्रों में काम किया था। उनका मानना था कि समाचार पत्रों के लिए उनका काम जो है वो सार्वजनिक आक्रोश के माध्यम से नैतिक और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकता है। इसीलिए इन्होंने जर्नलिस्ट का जो कैरियर था वो चूज किया था। उन्होंने विभिन्न पत्रकारीय क्षमताओं में काम किया, जैसे कि एक पुलिस रिपोर्टर, जनरल रिपोर्टर और फीचर लेखक और शहर के अखबार के संपादक होने के नाते, और बदनाम करने वाली कहानियों और खोजी टुकड़े और लेख लिखे जिनमें वैज्ञानिक रिपोर्टिंग की तकनीकों की मांग की गई, जिसे बाद में उन्होंने महसूस किया कि यह सर्वेक्षण अनुसंधान के समान ही था। एक पत्रकार के रूप में पार्क का मुख्य ध्यान जो था वो मनुष्यों के दैनिक जीवन और उनकी दिनचर्या पर था। शिक्षण को यदि हम लोग देखें तो 1904 में पार्क ने हार्वर्ड में सहायक प्रोफेसर के रूप में दर्शन शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। पार्क ने वहां 2 साल तक पढ़ाया, जब तक कि प्रसिद्ध शिक्षक और लेखक बुकर टी वाशिंगटन ने उन्हें दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय मुद्दों पर काम करने के लिए टस्केगी संस्थान में आमंत्रित नहीं किया था। तो 2 साल बाद इनको यहाँ पे आमंत्रित कर दिया गया। पार्क को कांगो सुधार संघ द्वारा एक पद की पेशकश की गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने टस्केगी में वाशिंगटन के लिए काम करना शुरू कर दिया। पार्क और वाशिंगटन मूल रूप से कांगो सुधार संघ के माध्यम से अफ्रीकियों की मदद करने में अपने आपसी हित के माध्यम से मिले थे, जिसमें पार्क सचिव थे और वाशिंगटन जो थे वो उपाध्यक्ष थे। अगले 7 वर्षों में पार्क ने क्षेत्र अनुसंधान और पाठ्यक्रम लेकर वाशिंगटन के लिए काम किया। 1910 में पार्क ने अमेरिकी गरीबी की तुलना यूरोपीय गरीबी से करने के लिए इसने उन्हें ब्रिटिश द्वीप समूह फ्रांस, इटली, पोलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के माध्यम से 6 सप्ताह की यात्रा पर ले गया। टस्केगी इंस्टीट्यूट के बाद पार्क 1914 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में शामिल हो गए थे। पहले एक व्याख्याता के रूप में 1923 तक, फिर 1933 में अपनी सेवानिवृत्ति तक वह एक पूर्ण प्रोफेसर के रूप में वहां रहे। शिकागो में अपने समय के दौरान उन्होंने मानव पारिस्थितिकी और नस्ल संबंधों का अध्ययन और अध्यापन जारी रखा। 1914 में पार्क ने समाजशास्त्र और नृविज्ञान विभाग में अपना पहला पाठ्यक्रम पढ़ाया। पाठ्यक्रम का शीर्षक था द निग्रो इन अमेरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और यह था विशेष रूप से गुलामी और स्वतंत्रता में श्वेत और अश्वेत जाति के प्रभावों पर निर्देशित वर्तमान तनावों और प्रवृत्तियों की प्रकृति को चिन्हित करने और उन परिवर्तनों की प्रकृति का अनुमान लगाने का प्रयास किया जाएगा जो अमेरिकी प्रणाली में नस्ल संबंधों के कारण होने की संभावना है। यह कक्षा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी।
परंपरा के बारे में यदि हम लोग देखें तो इनका क्या विचार रहा है। शिकागो विश्वविद्यालय में पार्क के समय के दौरान इसके समाजशास्त्र विभाग ने अपने आसपास के शहर को एक तरह से शोध प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि आप लोग पता है कि अर्बन सोशियोलॉजिस्ट में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि समाजशास्त्र विभाग इनके समय के दौरान शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग जो था वो अपने आसपास के शहर को एक तरह की शोध प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उनके काम ने अर्नेस्ट बर्गेस, होमर होयट और लुइस विर्थ को जैसे शिकागो के उनके सहयोगियों के साथ मिलकर शहरी समाजशास्त्र के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया जिसे शिकागो स्कूल के रूप में जाना जाता है। तो इसी सारे थिंकर्स से मिलके जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा, हम इसको शिकागो स्कूल के रूप में जानते हैं। यह पार्क की विरासत बन गई। शिकागो विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद पार्क नैशविले, टेनेसी चले गए। उन्होंने 1944 में 89 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक फिस्क विश्वविद्यालय में पढ़ाया। अपने जीवन काल के दौरान पार्क अकादमिक दुनिया के भीतर और बाहर दोनों जगह एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। 1925 से विभिन्न समयों पर वे अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन और शिकागो अर्बन लीग के अध्यक्ष थे और वे सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल के सदस्य थे। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के लिए पार्क के अध्यक्षीय भाषण का शीर्षक जो था वह था समाजशास्त्र की में स्थिति की अवधारणा और बाद में 1925 में वार्षिक बैठक की कार्यवाही में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सेम कंटेंट आप लोगों को इंग्लिश में अवेलेबल है। तो जो भी अगर ये इस टाइप की जो शीर्षक हैं इनको आप लोग इंग्लिश वाली जो स्लाइड है उस पर ज़रूर जाके आप लोग सेम सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप लोग एक बार इंग्लिश वाले जो टाइटल हैं या जो इस टाइप से आप लोगों को शीर्षक दिखेंगे, हेडिंग दिखेंगे, वह आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि दोनों भाषाओं में ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। इनके वर्क्स क्या क्या रहे हैं अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी के अंतर्गत। तो आज हम लोग अब इनकी मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में समझने जा रहे हैं। पार्क ने मानव पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा था, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। ह्यूमन इकोलॉजी जो मनुष्यों और उनके प्राकृतिक, सामाजिक और निर्मित वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। इस शब्द को मनुष्यों के अंतर संबंधों को लागू करने के प्रयास के रूप में वर्णित किया गया है जो पहले पौधों और जानवरों के अंतर संबंधों पर लागू किए जाने वाला एक प्रकार का विश्लेषण है। पार्क खुद मानव पारिस्थितिकी को इस तरह समझाते हैं। यहाँ पे एक कोट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मूल रूप से उन प्रक्रियाओं की जांच करने का प्रयास है जिनके द्वारा जैविक संतुलन और सामाजिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, एक अपेक्षाकृत स्थिर क्रम से दूसरे में संक्रमण होता है। तो जब संक्रमण होता है तभी हम देखेंगे कि संतुलन की स्थिति जो होती है वो बिगड़ जाती है या गड़बड़ा जाती है। बोगार्डस स्वीकार करते हैं कि पार्क मानव पारिस्थितिकी के जनक हैं। उन्होंने घोषणा की कि न केवल उन्होंने नाम गढ़ा, ये बोगार्ड्स के कथन है, ये इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहला कथन जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये जो है रॉबर्ट एजरा पार्क का है, लेकिन ये कथन जो है ये बोगार्डस का है। न केवल उन्होंने नाम गढ़ा बल्कि उन्होंने पैटर्न तैयार किए, पारिस्थितिक अवधारणाओं का सबसे पहला प्रदर्शन पेश किया, प्रमुख पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को परिभाषित किया और पारिस्थितिकी में अनुसंधान के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अधिक उन्नत छात्रों को प्रेरित किया जो कि अधिकांश अन्य समाजशास्त्रियों ने मिलकर नहीं किया। पार्क ने पाया कि उनकी मानव पारिस्थितिकी का एक प्रमुख आधार प्रतिस्पर्धा की अवधारणा है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है इनका, प्रतिस्पर्धा की अवधारणा। उनका मानना था कि यह जीवन के जैविक स्तर की प्राथमिक विशेषता है। हर
कोई अपनी लाइफ में देखा जाए तो जो आगे बढ़ने का हमें सिलसिला दिखता है वो प्रतिस्पर्धा के अवधारणा के अंतर्गत ही दिखता है, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है, तभी हम अपने आप को बेटर बना पाते हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो मनुष्य कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित है, जबकि पौधे और पशु साम्राज्य में यह अप्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा का मानव प्रतिबंध ही हमारे समाज की आधुनिक अवधारणा को अस्तित्व में रहने की अनुमति देता है। प्रतिस्पर्धा की आवश्यकताएं कुछ हैं यहाँ पे, जैसे कि एक क्षेत्रीय रूप से संगठित आबादी जो कमोबेश पूरी तरह से उस मिट्टी में निहित है जिस पर वह रहती है। एक रिश्ते में रहने वाली व्यक्तिगत इकाइयां एक पारस्परिक रूप से निर्भर रिश्ते में रहती हैं, ना कि सहजीवी के रूप में। इस विषय पर पार्क के शोध पत्रों प्रभुत्व और उत्तराधिकार एक पारिस्थितिक अवधारणा के अनुसार, ये इनका शोध पत्र रहा है, प्रभुत्व और उत्तराधिकार एक पारिस्थितिक अवधारणा। इसके अनुसार पारिस्थितिक प्रतिस्पर्धा प्रभुत्व और उत्तराधिकार के माध्यम से खुद को प्रकट कर सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को मिल रहा है कि जो एक पारिस्थितिक अवधारणा जो रही प्रतिस्पर्धा की, उसमें प्रभुत्व और उत्तराधिकार की बात किसने की है, तो रॉबर्ट इज़रा पार्क ने की है। शहरी पारिस्थितिकी की बात यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अर्बन इकोलॉजी। ओके, शिकागो विश्वविद्यालय में रहते हुए पार्क ने मानव पारिस्थितिकी के अपने सिद्धांत को मजबूत करना जारी रखा। अर्नेस्ट डब्ल्यू के साथ बर्गेस ने समाजशास्त्र विभाग में शहरी शोध का एक कार्यक्रम विकसित किया। उन्होंने शहरी पारिस्थितिकी का एक सिद्धांत भी विकसित किया जो पहली बार उनकी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि 1922 में पब्लिश हुई थी, इसमें दिखाई दिया। शिकागो शहर को अपने मॉडल के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने प्रस्तावित किया कि शहर प्रकृति में पाए जाने वाले वातावरण जैसे ही थे। पार्क और बर्गेस ने सुझाव दिया कि शहर डार्विनियन विकास की कई शक्तियों द्वारा शासित होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में होती हैं। उन्होंने महसूस किया कि सबसे महत्वपूर्ण बल प्रतिस्पर्धा थी, यानी जो एक ह्यूमन के बीच में, जो एक मानव जाति है उसके बीच में अगर देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा जो होती है एक महत्वपूर्ण बल के रूप में कार्य करती है। शहरी संसाधनों जैसे भूमि के लिए लड़ने वाले समूहों द्वारा प्रतिस्पर्धा बनाई गई थी, जिसके कारण शहरी स्थान का पारिस्थितिक स्थानों में विभाजन हुआ। शहरों के भीतर भूमि और संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा अंततः शहरी स्थान को जोन में विभाजित करती है, जिसमें अधिक वांछनीय जोन उच्च किराया लगाते हैं। जैसे जैसे शहर के निवासी अधिक समृद्ध होते जाते हैं, वे शहर के केंद्र से बाहर की ओर चले जाते हैं। पार्क और बर्गेस सकेंद्रीय, जो आप लोग देखेंगे, इन्होंने बताया है किस तरीके से जोन में डिवाइड किया है बर्गेस ने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग भी ज़्यादा अमीर होते जाते हैं वो शहर की जो भीड़ भाड़ होती है या केंद्र बिंदु होता है उससे बाहर की तरफ बिखरते चले जाते हैं। अगर हम किसी सिटी का ये केंद्र पॉइंट हम देखें तो इसकी जो परिधि होती है इस एरिया के साइड में वो लोग चले जाते हैं। उनको लगता है कि हम यहाँ पे पीसफुली रह सकते हैं क्योंकि उनके पास हर एक सुख सुविधा है, फिर वो इस सिटी के मुख्य केंद्र में भीड़ भाड़ में क्यों रहें। पार्क और बर्गेस इसे उत्तराधिकार कहते हैं और यह शब्द पादप पारिस्थितिकी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें पौधों के रूप में पौधों का अध्ययन किया जाता है उसमें। उन्होंने भविष्यवाणी की कि शहर 5 संकेंद्रित वलयों में बनेंगे। आप लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत का जो मॉडल दिया गया था वो पार्क और बर्गेस के द्वारा ही दिया गया था, जिनमें सामाजिक और शारीरिक गिरावट वाले क्षेत्र केंद्र में केंद्रित होंगे और समृद्ध क्षेत्र जो है वो शहर के किनारे के पास में होंगे। जो हमारे समृद्ध क्षेत्र होंगे वो इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि वहीं पे अगर हम केंद्र में देखें तो चूँकि इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और
जो हमें प्रदूषण हमें देखने को मिलता है, वो उसकी वजह से जो हेल्थ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो जाती है। जो सामाजिक असंतुलन की स्थिति दिखाई देती है वो भी हमें शहरों के केंद्र में ही दिखाई देती है। तो इसके कारण जो समृद्ध क्षेत्र होते हैं वो शहर के बाहर में विस्थापित हो जाते हैं। इस मॉडल को संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसे पहली बार द सिटी नामक बुक जो है, जो कि 1925 में पब्लिश हुई थी, इसमें प्रकाशित किया गया था। प्रतिस्पर्धा संबंध का जो कॉन्सेप्ट है इनका, ये हम लोग देखेंगे। पार्क ने शिकागो विश्वविद्यालय में रहते हुए बुकर टी वाशिंगटन के साथ नस्ल संबंधों का अध्ययन करने में बहुत समय बिताया था। पार्क ने नस्ल संबंधों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एवरेज ह्यूसेस ने कहा है कि पार्क ने संभवतः किसी भी अन्य आधुनिक सामाजिक वैज्ञानिक की तुलना में नस्लीय संबंधों और सांस्कृतिक अनुबंधों के विश्लेषण के लिए अधिक विचारों का योगदान दिया है। और ये कथन एवरेट ह्यूसेस के द्वारा कहा गया है। पार्क ने 1907 में से 1914 तक बुकर टी वाशिंगटन और टस्केगी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम किया। वाशिंगटन के अधीन काम करते समय पार्क की प्राथमिक रुचि जो थी वो दक्षिण में अश्वेत और श्वेत संबंधों को परिभाषित करने के लिए विकसित की गई प्रणाली थी कि आखिर में किस प्रकार से हम जो दक्षिण के हमें अश्वेत और श्वेत संबंध दिखाई देते हैं, यानी कि जो गोरे कालों के बीच भेद दिखाई देता है, ये आखिर में किस प्रकार से विकसित किया गया है उसको ये समझना चाहते थे। पार्क ने कहा कि दक्षिण में रहते हुए उन्होंने मानव स्वभाव और समाज के बारे में अधिक सीखा। वे कहते हैं कि ये इनका कथन है, ये 7 साल मेरे लिए इस तरह की लंबी इंटर्नशिप थी जिसके द्वारा मैंने एक प्रथम श्रेणी की सामाजिक समस्या का नैदानिक और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया, जो कि वाशिंगटन से ही मुझे इस बात का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हुआ कि सामाजिक संस्थाएं मानव इतिहास और मानव स्वभाव में कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी हैं और उनमें केवल कानून बनाकर या किसी भी तरह की कानूनी चालाकी से मौलिक परिवर्तन करना कितना मुश्किल है, यदि असंभव नहीं तो कितना मुश्किल है। ये कथन जो है रॉबर्ट एजरा पार्क के द्वारा कहा गया है। टस्केगी इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद पार्क शिकागो विश्वविद्यालय में शामिल हो गए, जहां उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासियों से संबंधित आत्मसात का एक सिद्धांत विकसित किया, जिसे रेस रिलेशन साइकिल के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और फैक्ट मिल रहा है, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग लेक्चर जो है उसको डिटेल में सुना करिए, समझा करिए आप लोग, क्योंकि इस टाइप के जो एक एक फैक्ट मिलते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही बन जाते हैं और आप लोगों को ऐसे लगेगा अरे मैंने सोशियोलॉजी तो पूरा पढ़ा था लेकिन आखिर में ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया गया, ये तो हमें पता ही नहीं है। अब अगर आप लोग रॉबर्ट एजरा पार्क को डिटेल में यदि नहीं समझे हैं तो आप लोगों को ये फैक्ट बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो रेस रिलेशन साइकिल जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये रॉबर्ट एजरा पार्क के द्वारा दिया गया है। फिर कुछ समय बाद एक पदानुक्रमित व्यवस्था प्रबल हो सकती है समायोजन की, जिसमें एक नस्ल प्रमुख थी और अन्य हावी थे। अंत में आत्मसात हुआ। पार्क ने घोषणा की कि यह घटनाओं का एक चक्र है जो हर जगह खुद को दोहराता है और इसे अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं में भी देखा जा सकता है। शिकागो में रेस रिलेशन कोर्स की स्थापना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ पे हम लोग अब तक तो ये समझे कि रॉबर्ट एजरा पार्क ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन क्या इनके जो कंट्रीब्यूशन थे उनको सभी जो विचारक थे उन्होंने सराहा ही था या कुछ उनकी आलोचनाएं भी की गई थी। तो इनकी कुछ आलोचनाएं भी की गई विभिन्न विचारकों के द्वारा, उसको भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। पार्क के संघर्ष के सिद्धांत को कई कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया तथा समाजशास्त्र में उनके सिद्धांतों और योगदान को समय के साथ काफ़ी हद तक उपेक्षित और भुला दिया गया है। शिकागो स्कूल के सुनहरे दिनों के बाद के वर्षों में पार्क की प्रतिष्ठा में गिरावट आई और उनके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद
यानी सिंबॉलिक इंटरनेशनलिज्म के विचार को बाद में किनारे कर दिया गया। पार्क को अक्सर नस्ल संबंध चक्र के अपने सिद्धांत के लिए रूढ़िवादी कहा जाता था। पार्क के आलोचकों ने नस्ल संबंधों के उनके सिद्धांत की गलत व्याख्या की। उनका मानना था कि पार्क का मतलब यह था कि 4 चरणों के माध्यम से प्रगति जो है वो अपरिहार्य थी। वर्तमान प्रवचन इस बात पर बहस करता है कि क्या पार्क का ऐसा कोई मतलब था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक विचारक ने अपने विचार दे के चले गए। अब उनकी बातों को यहाँ पे ये बहस का मुद्दा बनाया गया है कि क्या रियल में पार्क जो सोच रहे थे वो वैसे ही सोच रहे थे या उसका कुछ और भी अर्थ निकलता था। पार्क के संघर्ष के सिद्धांत के भीतर नस्ल संबंध केवल इस महान सिद्धांत के एक विशिष्ट मामले के रूप में मौजूद है। नस्लीय समूह या किसी भी अन्य प्रकार का समूह अनिश्चित काल तक संघर्ष के चरण में रह सकता है। पार्क की कथित नस्लवादी प्रवृत्तियों के लिए और भी आलोचनाएं की गई। कांगो सुधार संघ के संपादकीय सचिव के रूप में अपने काम में पहले से ही पार्क ने कथित रूप से बर्बर अफ्रीकी आबादी को ऊपर उठाने के लिए एक महान श्वेत सभ्यता मिशन के विचार का बचाव किया था। टस्केगी इंस्टीट्यूट में अपने वर्षों के दौरान यूरोपीय साम्राज्यवाद के लिए यह उदासीनता दक्षिण में काल किसानों के एक रूढ़िवादी चित्रण द्वारा पूरक थी, जो पार्क द्वारा आधुनिक शहरी जीवन में पहचानी गई नकारात्मक प्रवृत्तियों के आदिम प्रतिरूप के रूप में थी। साम्राज्यवाद और नस्ल पर इन शुरुआती विचारों को रोमांटिक नस्लवाद का एक रूप कहा गया है, जिसने उन्हीं मुद्दों पर उनके बाद के अधिक विस्तृत समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों को दृढ़ता से प्रभावित किया। जैसा कि पार्क के एक छात्र काले मार्क्सवादी यहाँ पे काले दिया है, काले दिया है, मीन्स ये एक ब्लैक पर्सन थे, काले मार्क्सवादी ओलिवर सी कॉक्स ने पहले ही चेतावनी दी है। इस नस्लीय अनिवार्यता ने अंततः पार्क को नस्लीय संघर्ष के प्राकृतिक समाधान के रूप में जिम क्रो युग में नस्ल संबंधों के रहस्य की ओर अग्रसर किया। तो यहाँ पे कुछ उनकी आलोचनाएं भी की गई कि ये जो अगर नस्लीय संबंध की बात करें तो इसको लेके कुछ ज़्यादा ही रूढ़िवादी थे, ऐसा नहीं होना था। पार्क को उनके निबंध शिक्षा का संस्कृतियों के संघर्ष और सम्मिलन के संबंध में उद्धृत किया जा सकता है। यहाँ पे एक पार्क के निबंध में एक पॉइंट दिया गया है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि निग्रो स्वाभाविक रूप से यहूदी की तरह न तो बौद्धिक होता है और न ही आदर्शवादी होता है, न ही पूर्वी अफ्रीकी की तरह चिंतनशील आत्मनिरीक्षण करने वाला, ना ही एंग्लो सैक्सन की तरह अग्रणी और सीमावर्ती व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे निग्रो को इन्होंने परिभाषित किया है, वह मुख्य रूप से एक कलाकार है जो जीवन को उसके लिए प्यार करता है। उसका पेशा क्रिया से ज़्यादा अभिव्यक्ति होती है, यानी कि किस तरीके से वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाता है। वह एक तरह से जातियों के बीच महिला है। तो ये एक फेमस जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये पार्क का एक निबंध है, शिक्षा का संस्कृतियों के संघर्ष और सम्मिलन से संबंध, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। पार्क का विश्वास वंशानुगत नस्लीय स्वभाव में था, हालांकि यह नस्लवादी था, लेकिन सामाजिक विरासत में उनके विश्वास से कुछ हद तक संतुलित था, जो जैविक विरासत के साथ मिलकर काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो उनका मानना था कि जबकि कुछ नस्लें कुछ खास स्वभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, एक संपूर्ण व्यक्ति भी उनके सामाजिक गुणों से बना होता है। पार्क ने फ्रांस बोस या इन्हें फ्रेंच बोआज के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि इस निष्कर्ष का समर्थन किया कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि एक समूह के रूप में अश्वेत लोग बौद्धिक रूप से गोरों से कमतर होते थे।
यानी कि ये होता है कि उन्हें उतनी मौका नहीं दिया गया, उनको सुविधाएं नहीं दी गई, वरना जो अश्वेत लोग हैं वो भी श्वेत की कैटेगरी में खड़े होते। समाजशास्त्री लुईस बिथ और रोज हेमली के काम पार्क की सोच के पतन को दर्शाते हैं, विशेष रूप से अमेरिका में जातीय समूहों पर उनके विचारों का पालन करने के संबंध में। पार्क का निष्कर्ष कि यहूदियों, ईसाइयों और चीनी लोगों का पूर्ण आत्मसात हो गया है, विर्थ और हमली के काम के भीतर झूठा साबित हुआ। यानी इन्होंने लुईस विर्थ जो थे और हमली थे, इन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया कि जो यहूदी हैं, ईसाई हैं और चीनी लोग हैं, इनका कंप्लीटली जो है वो आत्मसात हो गया है। ओके, प्रभाव की बात यदि कर लें तो समाजशास्त्र के क्षेत्र पर पार्क का प्रभाव स्पष्ट है, फिर भी अक्सर इसे पहचाना नहीं जाता है। 19वीं सदी में पैदा हुए अधिकांश समाजशास्त्रियों ने अन्य क्षेत्रों से उधार लिया और उन पर ध्यान केंद्रित किया और उनके काम को बाद में समाजशास्त्रीय माना गया। पार्क ऐसे ही एक समाजशास्त्री थे जिनका अधिकांश रुचि दर्शन शास्त्र में उत्पन्न हुई और फिर जब उन्होंने शिकागो का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया तब वे आधुनिक समाजशास्त्र के रूप में विकसित हुए। उनके काम से समाजशास्त्र में शिकागो स्कूल का विकास हुआ। पार्क ने शिकागो स्कूल के साथ ही समाजशास्त्रियों अर्नेस्ट बर्गेस, विलियम आई थॉमस, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और लुईस विर्थ के साथ मिलकर समाजशास्त्र के लिए एक सैद्धांतिक आधार बनाया, जिसने अधिक पद्धतिगत दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसे हम आज पहचानते हैं, जिसे हम शिकागो स्कूल के नाम से जानते हैं। यह देखा गया है कि पार्क और उनके छात्रों ने शहरी जीवन के अपने अध्ययन के लिए चलते कैमरे के दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया, जिससे शहर के निवासियों को उनके प्राकृतिक जीवन के तरीकों में कैद करने का प्रयास किया गया है। शहरी पारिस्थितिकी के बारे में शिकागो स्कूल ऑफ थॉट आज भी इस क्षेत्र में किए गए अधिकांश कार्यों का मार्गदर्शन करता है। इसके अतिरिक्त 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली समाजशास्त्री माने जाने वाले इरविंग गॉफमैन ने सकारात्मक समाजशास्त्रीय रुझानों के विपरीत भविष्य कहने वाला अनुभवजन्य विज्ञान का निर्माण करते समय अधिक गुणात्मक तरीकों को अपनाकर पार्क की विरासत को अपनाया है। यहाँ पे अब हम लोग इनके कुछ जो भी मेजर वर्क्स हैं, इनकी कौन से बुक्स हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो पहली बुक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1912 में ये बुकर टी वाशिंगटन के साथ लिखते हैं, द मैन फॉरेस्ट डाउन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी इन यूरोप। तो एक इम्पॉर्टेंट बुक है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। E.W. बर्गेस के साथ 1921 में इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओल्ड वर्ल्ड ट्रेड्स transplanted the early sociology of culture 1921, the immigrants press and its control, ये 1922 में पब्लिश की गई थी। द सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सजेशंस फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर्स इन द अर्बन इन्वायरमेंट 1925, प्रोसीडिंग्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशन इन सोशियोलॉजी प्रोसीडिंग्स 1925, द यूनिवर्सिटी एंड द कम्युनिटी ऑफ रेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो कि इनकी रेसेस पे है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 1932 में पब्लिश किया गया था। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड द मार्जिनल मैन 1937, एन आउटलाइन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी 1939, अमेरिकन सोशियोलॉजी द स्टोरी ऑफ सोशियोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू 1952, 1951, ये 2 ईयर्स में पब्लिश किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। ह्यूमन कम्युनिटीज़ द सिटी एंड ह्यूमन इकोलॉजी, तो जो ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है उस पर ये बुक आप लोगों को ह्यूमन कम्युनिटीज़ के नाम से दिखाई दे रही है, द सिटी एंड द ह्यूमन इकोलॉजी 1952। और सोसाइटीज़ करके इनकी एक बुक है जो कि 1955 में पब्लिश होती है।
तो ये इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स थे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके बाद से मैं एक एक करके पेज यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले कर देती हूँ। आप लोग चाहिए तो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट करके आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट पेज है इसका। सेकेंड पेज आप लोग इनकी बायोग्राफी यहाँ पे देख सकते हैं। चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग सेम उसी को कंटिन्यू किए हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं ये इनका थॉट न्यूज़ करके जो आइडिया था कि हम लोग ऐसा एक जो पब्लिक ओपिनियन के लिए हम लोग एक न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे जो कि नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कशन है। एजुकेशन, ओके, सेम वही कंटिन्यू हुआ है। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि जो इनका डिजर्टेशन था टाइटल करके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जर्मन में लिखा हुआ है बट इसको ट्रांसलेट किया गया था। ये आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पे बताया था कि वो हिंदी में नाम था, ये आप लोग इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं। क्राउड एंड पब्लिक, अ मेथोडोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल स्टडी। अगर ये पूछ दिया जाए कि ये किसके पीएचडी का डिजर्टेशन का टाइटल था तो ये रॉबर्ट एजरा पार्क का है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जॉर्ज सिमल के साथ इनका कुछ टाइम बीता था और ये जॉर्ज सिमल से काफ़ी हद तक प्रभावित थे। प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला इनका करियर जो था वो जर्नलिज्म का था। ओके, नेक्स्ट टीचिंग का था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो टीचिंग में इन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाया था उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है डिटेल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेम वही कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। इन 1914 पार्क टॉट his first course in sociology and anthropology department. The course was titled The Negro in America and it was directed especially to the effects in slavery and freedom of the white and black race. An attempt will be made to characterize the nature of the present tensions and tendencies and to estimate the character of the changes which race relations are likely to bring about in the American system. इसमें ये कहा गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग इनकी लेगेसी दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पार्क प्रेसिडेंशियल एड्रेस फॉर अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन वाज इंटाइटल्ड, तो क्या था, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन इन सोशियोलॉजी एंड वाज लेटर पब्लिश इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द 1925 एनुअल मीटिंग। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1 मिनट, ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में ये कंटेंट देख रहे हैं। ओके, ह्यूमन इकोलॉजी, अर्बन इकोलॉजी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द सिटी बुक में पब्लिश किया गया है ये कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, जो कि पार्क और बर्गेस की है। ऑलरेडी हम लोग इसको याद करते हैं बकायदे, जो नगरीय समाजशास्त्र है अर्बन सोशियोलॉजी उसमें। ओके, रेस रिलेशंस के बीच बारे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रिटिक्स, तो इनको किस तरीके से क्रिटिसाइज भी किया गया था, तो यहाँ पे हम लोग इनके कुछ क्रिटिक्स के बारे में समझें। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनके इम्पैक्ट, क्या प्रभाव रहा है, इनके जो भी कॉन्सेप्ट रहे हैं या इनकी अपने खुद की जो पर्सनालिटी और जो विचारधारा रही, सोच रही, उसका क्या इम्पैक्ट रहा।
अब इसके बाद से हम लोग इनके जो कुछ बुक हैं इम्पॉर्टेंट, उनके फ्रंट पेज कवर देख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द सिटी 1925, रेस एंड कल्चर, ये सारे बुक्स जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक हैं। आप लोग इसको मिस नहीं करिएगा, ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट ही नहीं करना है, इसको अच्छे से याद भी करना है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रॉबर्ट एजरा पार्क और E.W. बर्गेस के द्वारा लिखा गया है इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट बुक द इमिग्रेंट्स, प्रेस एंड इट्स कंट्रोल, ये रॉबर्ट एजरा पार्क के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑन सोशल कंट्रोल एंड कलेक्टिव बिहेवियर, ये रॉबर्ट एजरा पार्क के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी गई है ह्यूमन कम्युनिटीज़, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट बुक, ये आज का लास्ट बुक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द क्राउड एंड द पब्लिक एंड अदर एनालिसिस, ये बुक पे ब्लर है बट नीचे आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया है नाम, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग रॉबर्ट एजरा पार्क के बारे में बहुत ही डिटेल में समझें। आई थिंक कि इससे बाहर तो कहीं भी रॉबर्ट एजरा पार्क से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट इनके जितने भी कॉन्सेप्ट रहे हैं, जो भी बुक रही, जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, उन सभी को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।